ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप गुड सबने आ गया होगा। मैं स्टार्ट करूं या फिर वेट करूं? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई होप सब आ गए होंगे, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं अभी। यस सर। हाँ, ओके। तो क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर एक रफ आइडिया दे देता हूँ, आपको स्टार्टिंग में पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए आपको। ओके, ये जो जितने डेज भी बाकी है आपके पास, तो नीट की तैयारी कैसे करेंगे वो अब क्या लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि आपको या आपको कोचिंग हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी, क्लासेस कर लोगे। ओके, क्लासेस, प्रॉब्लम्स, ओके, फिर आपका वो भी टेस्ट वगैरह दे दोगे, तो ये सब करने से हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली उसके बाद भी एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है आपका सेल्फ स्टडी। आपका टाइम टेबल बहुत मायने रखता है यहाँ पे। ओके, ये जो टाइम टेबल आप बनाओगे, अप्रोक्सीमेटली 50 डेज पकड़ के चलो आप नीट के लिए। ओके, पहले तो आप 50 डेज के लिए तैयारी करो। जो सोच रहे हैं कि मैं अगले साल दूंगा, ऐसा मत करिए। जो भी 50 डेज में आपको एक ये आपको देखो, जो भी होगा 50 डेज में आप अपना बेस्ट दे दीजिए। 50 डेज के बाद अगर जो होता है, तो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अगले साल दे दोगे। लेकिन पहले तो आप दिमाग में रखिए कि मुझे ये 50 डेज के बीच क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 100% देते हो, ओके, तो गारंटी हो सकता है जो अगर बेसिक क्लियर है उसका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, तो ये 50 डेज भी एनफ है। लेकिन 50 डेज करोगे कैसे? ओके, क्लासेस तो 6 घंटे ही जाएगा, 6 आवर्स ऑफ क्लासेस चला गया। फिर आपका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी आपका बेसिकली रहना चाहिए आपका मिनिमम 9 to 10 आवर्स। अगर रहना रहता है इस 50 डेज के बीच, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, तो ये 9 to 10 आवर्स अगर आपका खुद की सेल्फ स्टडी रहता है, तो ये पॉसिबल है 50 डेज में। तो बहुत, लेकिन ये मैंडेटरी होता है, ये एवरीडे का शेड्यूल होना चाहिए। क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या करोगे। न्यूमेरिकल्स आपको जो करना है, देखो बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत सारे बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नीट का एक पैटर्न होता है हमेशा। ओके, आप उसको 10-15 साल का क्वेश्चन देखो, पैटर्न वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसी टाइप को मॉडिफाई करते हैं। तो पहला आता है कि PYQ जो बोलते हैं हम उसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, जब आप ये क्रैश कोर्स कर रहे हो या फिर जो भी 45 डेज जो भी आप बोल सकते हो, रिवीजन सीरीज, ओके, जो भी बोल सकते हो उसे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बेसिक्स जो होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बेसिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का नॉलेज और उसका थ्योरी और उसका एप्लीकेशन जो भी यूज होता है, बस उसको आपको ध्यान में रहना चाहिए। बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, ओके, ये होना चाहिए। अगर ये पहले करते हो, ये करने के बाद अभी भी टाइम बचता है, तो आप डीसी पांडे कर सकते हो। ये एक रेफरेंस बुक जैसा होता है, इसके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छा। डीसी पांडे का एक ऑब्जेक्टिव आता है नीट के लिए। ओके, बाकी जो भी बुक्स है, आप जो भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये। मैंने क्यों कहा कि डीसी पांडे का बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बुक स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, और वो उसी को ही देता है आपको जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे हैं तो कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। बस उसे करने से क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी। ओके, तो पहले इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और ये मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए ये किताब सिर्फ फिजिक्स का है, लेकिन कॉन्सेप्ट, ये जो मेथड है, ये सब में एप्लीकेबल होता है। ओके, चाहे वो बायोलॉजी हो जाए, बायोलॉजी का एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सबसे बेस्ट होता है, माना जाता है। तो उसका हर लाइन के हिसाब से क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हो। और उसके बाद केमिस्ट्री भी वही सारे चीज, आप लास्ट ईयर का पैटर्न देखिए। कोविड में जो क्वेश्चन पेपर आया था, 80% वॉज फ्रॉम द डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड। वहां पे थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट वगैरह करके पूछा था, तो बहुत इजी हो गया है। तो इस बार भी इजी हो गया, क्योंकि वो होगा, क्योंकि उनको पता है इस बार बच्चे अच्छे से क्लास नहीं किए हैं, ऑनलाइन क्लास में हुआ है, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा लेवल लो रखेंगे। तो वो बेसिकली अपना फोकस एनसीईआरटी के ऊपर ही रखेंगे। तो ये आपका पहला काम होता है कि आप इधर उधर की बातें मत सुनिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे जिस चैप्टर को पढ़ाया गया उसका प्रीवियस ईयर बनाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर एनसीईआरटी का कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, पूरा अच्छे से पकड़ के चलेंगे, और सेल्फ स्टडी 9 to 10 आवर्स करेंगे। ये मेथड आप करते हो 50 डेज के लिए,
तो कहीं ना कहीं आप जिस लेवल पे हो, अगर आपका बेसिक्स पूरा क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप वो रैंक लिस्ट में आ ही जाओगे। ओके, और जो तो तैयारी अच्छे से किए हैं तो उनका हो ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं। ओके, लेकिन ये कमिटमेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 50 डेज पे कमिटमेंट आपका चाहिए, उसके बाद हो सकता है। ओके, कुछ क्लियर? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं टॉपिक में जाऊंगा। बताइए, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स है कि या कुछ टॉपिक ऐसा है? बताइए, कुछ प्रॉब्लम है कि किस तरह आप तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ अगर कुछ है बताइए, वरना हम आगे चलेंगे, टॉपिक में जाएंगे। किसी का नहीं है डाउट? अरे बताइए हाँ या नहीं, कुछ तो बताइए, क्योंकि ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या आप रिसीव कर रहे हो या नहीं। ओके, तो फील फ्री, अनम्यूट करके आप बता सकते हो। आगे चले? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। ओके, तो आज हम पूरा बेसिक से ही जाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, 11th का स्टार्टिंग चैप्टर। नीट में एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं उससे। ओके, डायमेंशन से शुरू करूंगा, पूरा 11th से स्टार्टिंग से जाऊंगा। ओके, पहला इस चैप्टर को पढ़ने से, देखो इस चैप्टर में, इजी चैप्टर में कैसे आप फंस सकते हो मैं आपको प्रूव करके दूंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपको वो आपको ट्रैप करवा सकता है। पहले बेसिक्स जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, आप मेरे साथ नोट बनाते रहिए। ओके, डोंट डिपेंड ऑन दिस दैट द रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, मैं उस टाइम नोट बना लूंगा, ऐसा हैबिट मत करिए। ऑनलाइन क्लास में यही होता है कि आप क्लास के साथ ही नोट बनाइए, क्योंकि जब उसके बाद रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो वो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे साथ नोट बनाइए। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल डेफिनेशन कोई बताएगा तो वो है द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and by means of which we describe the लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। वो एक बोला कि एक ऐसा एक क्वांटिटीज होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसी के हेल्प से हम जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या बोला जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल चीजों में क्या होता है कि उसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है एन इंटू यू। एन क्या होता है आपका? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और यू जो होता है आपका एक यूनिट होता है। ओके, ये यूनिट में बताऊंगा क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो कितना ज्यादा है, नंबर के साथ डील करता है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, यूनिट कितनी बार ऑकर कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑकर्स। और यूनिट क्या है? वो सिंपल एक कंपैरिजन है। आप बोलते हो मेरे दोस्त से मेरा 5 मार्क ज्यादा है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट जो हो गया वो क्या है? आपका दोस्त का मार्क। यूनिट क्या आता है? यूनिट इज ए कंपैरिजन, वो एक कंपैरिजन है। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, आप बोलोगे वेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है? वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सी। तो यहां से क्या बोल रहा है ये जो है, ये मतलब वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सी, मतलब 10 टाइम्स है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, ये जो 10 गुना है, ओके, तो 10 गुना मतलब किससे है? सी से। तो सी क्या हो गया? यहाँ पे एक यूनिट हो गया, तो ये जो हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका यूनिट। और ये जो होता है मेरा फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको अगर फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये हो गया यूनिट।
ओके, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या है। अगर मेरा यहाँ पे रहता है फिजिकल क्वांटिटी, वो कितने तरीके के होता है? वो 3 तरीके के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू लिखेंगे। तो एक होता है आपका फंडामेंटल, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है डिराइव्ड, एक होता है सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। पहले चलते हैं फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको देखेंगे। क्वांटिटीज which does not depend on any other physical quantity। वो एक ऐसा क्वांटिटी है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद का एग्जिस्टेंस होता है। ओके, तो क्या होता है कि देखो, आपका अगर याद होगा थोड़ा सा, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट्स क्या है और उसका सिंबल क्या है, एक ही बार में बता देता हूँ सारा चीज। तो अगर कोई बताएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 7 होते हैं। एक हो गया लेंथ, ओके, देन मास, देन टाइम, एक हो गया टेम्परेचर, एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट, एक हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट पेज में लिख लूंगा। ओके, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। सिंबल उसको सिंपली एम लिखते हो। मास का लिखते हो किलोग्राम, ये हो गया केजी। टाइम का हो गया सेकेंड। टेम्परेचर का हो गया आपका केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का हम लिखते हैं एम्पियर, उसका ए लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का हम लिखते हैं कैंडेला, उसको सीडी लिखा जाता है। और एक है एंड द सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सातों का क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल। ओके, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम उन्हें बोलते हैं। फिर आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? फंडामेंटल क्या है? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मोल, टेम्परेचर, ये सारे हो गए आपका फंडामेंटल, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर? Yes.
और एक हो गया आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब डिराइव का अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज समझोगे वो क्या होता है कि वो किसी से किसी के ऊपर कहाँ से वो आए हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन होता है उसके साथ। तो ये होता है द क्वांटिटीज which are made up of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना हो उसे बोलते हैं हम डिराइव्ड। सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। एक होता है एरिया। एरिया किसका लोगे? एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड एल है, तो तुम बोलते हो क्या? एरिया क्या होता है कि एल इंटू एल, या फिर एल स्क्वायर बोलते हो, लेकिन लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये लेंथ अगर हो गया आपका, लेंथ क्या होता है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ये बना एरिया। तो एरिया क्या हो गया? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? देखो, अगर आपके पास एक क्यूब है, कोई भी क्यूब वर्ड ले लो, तो आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये वाला ब्रेड्थ हो गया और ये वाला हाइट हो गया। तो वॉल्यूम आपको क्या लिखते हो? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो लेंथ का भी तो यूनिट मीटर है, ब्रेड्थ भी का भी यूनिट मीटर है, तो एच का भी यूनिट मीटर है। तो ये सारे लेंथ ही है, बस उसका नाम अलग अलग दिए हैं, वो सारे अब सबका यूनिट तो सेम ही है। तो ब्रेड्थ एक लेंथ ही है, हाइट एक लेंथ ही है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब। ओके, सिमिलर आप अगर क्यूब का देखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा एल क्यूब। तो ये क्या हुआ? ये भी लेंथ से बना है, तो वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बहुत ही फेमस वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वही लेंथ ही तो होता है, एक लेंथ बाय टाइम। तो वो क्या हुआ? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मीटर पर सेकेंड आता है। तो ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जाता है। एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? वही, उसका भी तो यूनिट वही मीटर पर सेकंड में आएगा बाय टाइम। टाइम का यूनिट वही सेकंड में है, तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, या फिर m इंटू एच टू दावर -2। फिर चार्ज। चार्ज क्या होता है आपका? करंट इंटू टाइम। करंट इंटू करंट इंटू टाइम, वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, तो ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैं हेल्थ से बनाया हूँ, फंडामेंटल से। ओके, अब एक थर्ड कैटेगरी भी रहता है, वो होता है सप्लीमेंटरी। ये थोड़ा सा आपको, ये दोनों हम बेसिकली पढ़ते हैं, सप्लीमेंटरी भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कई कई किताब में वो डिराइव के अंदर ही सप्लीमेंटरी दे देता है। तो सप्लीमेंटरी क्या होता है? थर्ड वन इज सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है वो? इसके अंदर आ गया मेरा, ये कभी कभी ये क्या होता है कि देखो, इसके अंदर एक प्लेन एंगल होता है। फंडामेंटल के अंदर कहीं कहीं वो सप्लीमेंटरी को भी जोड़ देता है। ओके, कोई मेनी बुक्स में आप देख सकते हो ये डिफरेंट, क्योंकि ये उसको हम मानते ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ये एक अलग कैटेगरी का होता है, सप्लीमेंटरी मानते हैं उसको। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो पहले समझेंगे ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, एक आर्क होता है,
एक रेडियस आर होता है, मान लो ये आर का रेडियस एल होता है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा को हम डेफिनेटली क्या लिखते थे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ओके, तो यहाँ से जो होता है आपका लेंथ बाई रेडियस, यहाँ से जो यूनिट आता है वो हम रेडियन में लिखते हैं। अब यहाँ से याद रखो, जो प्लेन एंगल, यही जो थीटा है उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि वो एक एंगल जो है दो, ये प्लेन में एक ही प्लेन में है, ये लेंथ है, ये रेडियस है, एक ही प्लेन में है, तो उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ओके, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? क्योंकि हमारा आदत रहता है डिग्री होता है, लेकिन एंगल का यूनिट डिग्री नहीं होता है, ऐसा यूनिट उसका रेडियन होता है। ओके, तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ से रेडियन होगा। और रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसा आपका रिलेशन होता है। ओके, तो ये होता है आपका प्लेन एंगल, दिस इज नोन एज योर प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल फिर क्या है? सॉलिड एंगल जो है आपका, वो आपका बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा इमेजिन करो, आपका बर्थडे होता है घर में, आप एक ऐसे बर्थडे कैप लाते हो। ओके, मैंने क्या कहा, ये बर्थडे कैप क्या होता है, एक 3D जैसा होता है। ओके, मैंने कहा उसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लो, कट कर लिया तो ये एक छोटा सा ऐसे कोन जैसा होगा। ओके, ये जो कोन होगा, यहाँ पे जो एंगल है ये पूरा चारों तरफ से है, मतलब 3D में होगा ये एंगल, ये यहाँ पे से भी होगा, उसके पीछे मतलब एक से पूरा सर्कुलर जैसे होगा। तो ये जो होता है, ये जो यहाँ से जो एंगल है वो, उसको मैं थीटा लेता हूँ। ओके, ये जो एंगल है वो 3D में हुआ, तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब 3D में जब होता है उसका नाम होता है सॉलिड एंगल। और उसका डेफिनेशन थीटा क्या हुआ, उसको मैंने बताया। वो क्या होता है कि जो ये जो एरिया है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, जो डिस्क जैसा है ऊपर का, वो डिस्क का एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, वो हो गया एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। उसका सिंबल ओमेगा जैसा होता है, आपका ओम्स में जो ओमेगा होता है ऐसा जैसा उसका सिंबल होता है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाई रेडियस होता है। और सॉलिड एंगल होता है एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, वो 3D में होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बताऊंगा आपको। ओके, वो पहले से मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ क्या होता है कि डायमेंशंस क्या है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखता है वो, द डायमेंशन आर द पावर्स to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। देखो, ये डेफिनेशन को तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये फिर डेफिनेशन अपने आप आ जाएगा। आप जो एरिया लिखे है, एरिया को मैंने कहा लेंथ इंटू लेंथ, तो वो होता है एल स्क्वायर। थोड़ा क्या मैं उससे ऐसे लिख सकता हूँ, m0 l2 t टू द पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, m टू द पावर 0 1, एल स्क्वायर तो है, t टू द पावर 0 मतलब 1, तो वो सेम चीज है। यही मैंने कहा कि मैंने एक क्वांटिटी को, एरिया एक क्वांटिटी है, मैंने उसको किस तरह एक्सप्रेस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मास लेंथ टाइम,
बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज वही होते हैं, मास लेंथ टाइम्स बहुत यूज होते हैं, तो उनको मास लेंथ टाइम का कुछ पावर से कुछ एक्सप्रेस किया, और वही चीज होता है मेरा डायमेंशन। वही चीज वो इंग्लिश में लिखा है, डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। मैंने एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ पावर के हिसाब से लिखा, तो वो होता है मेरा डायमेंशन। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो आप। जो एक्सीलरेशन लिखते थे, वॉल्यूम लिखते थे, वॉल्यूम होता है एल क्यू, उसको लिखो फिर ऐसे लिखो m0 l3 t0, ये भी हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन। वेलोसिटी लिखते थे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर l बाई टी होता है, तो इसको ऐसे लिखो m0 l1 t टू द पावर -1, ये हो गया उसका डायमेंशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर की जगह लेंथ लिखो Lt-2, ये भी हो सकता है, या फिर m0 Lt-2। और बहुत ही फेमस देखेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है उसको सिंपल देखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिख सकते हो। एक्सीलरेशन का डायमेंशन यहाँ पे पता है m इंटू Lt-2, तो वो हो जाएगा mLt-2, m का पावर 1 l का पावर 1 t टू द पावर -2, ये हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशन। ऐसे हजारों क्वांटिटीज है जिसका तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, जैसे आपको कोई क्वांटिटी पूछेगा फ्रीक्वेंसी का बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t टाइम पीरियड, तो उसको ऐसे लिखेंगे m0 l0 t टू द पावर -1, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, वो होता है 2π/T। देखो यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये भी वही होगा m0 l0 t टू द पावर -1। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो डायमेंशन होते हैं मैंने उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ पावर रेज करके लिखा अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलाज, यही होता है मेरा डायमेंशन। ओके, क्लियर? Yes, sir. कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है देखते हैं। ये सारे क्वांटिटीज एक एक चैप्टर में, जितना चैप्टर देखोगे इतना इनफाइनाइट डायमेंशन आएगा अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल क्वांटिटीज, जो जहाँ पे यूज होता है। विस्कोसिटी कहाँ पे यूज होता है उसका टर्म्स अगर देखेंगे, सिंपल चीज होता है, उसको विस्कोसिटी को समझने के लिए आप एक जगह पे हनी ले जाइए, एक जगह पे पानी ले जाइए। हनी आता है आपका बॉटल में, एक दोनों को एक टेबल पे, दोनों को एक में पानी डाल दो, हनी डाल दो, तो कौन इजीली फ्लो करेगा। ओके, ये जो क्वांटिटी डिसाइड करता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबसे आसान तरीके से। तो यहाँ से उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, F इज इक्वल टू -ηA dV/dz। ओके, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वही ईटा होता है, इसको बोलते हैं ईटा। ओके, तो ये क्या होता है कि ये v जो होता है वेलोसिटी होता है। ओके, ये z मतलब डिस्टेंस, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। एनीथिंग कंपेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी यहाँ पे डिस्टेंस के साथ कंपेयर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ए क्या होता है आपका, एरिया होता है। एफ आपका फोर्स होता है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना है, ईटा निकालना है। ओके, तो ईटा का वैल्यू क्या होगा देखो, वो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, ओके, इंटू dV/dz। ये कुछ ऐसा क्वांटिटी होगा। ओके, तो इसका यूनिट याद रखो, वो हो जाएगा फाइनली इसको सॉल्व करके, ईटा का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है kg/मीटर, kg/मीटर सेकेंड। ओके, ये याद ही रख लो पूरा, लर्न। तो kg/मीटर सेकेंड यहाँ से इजीली हो जाएगा उसका डायमेंशन। kg के लिए m लिखोगे मास, मीटर के लिए लेंथ। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, kg की जगह वो m तो लिख देते हैं, और ये जब हड़बड़ी होता है तो मीटर की जगह भी m लिख के चले आते हैं।
लेकिन मीटर याद रखना एल का लेंथ का होता है और सेकंड होता है टाइम का, तो उसका डायमेंशन सिंपली हो गया ml-1 t-1। ओके, ये हो गया ईटा का डायमेंशन। ओके, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और बहुत ही फेमस होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है कि वो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, तो G क्या हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा FR स्क्वायर बाई m1 m2। तो ये F का वैल्यू क्या होता है, G का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, G का डायमेंशन यहाँ पे वो हो जाएगा, फोर्स की जगह लिखूंगा mlt-2, r स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास मतलब m का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। ये होता है तुम्हारा G का डायमेंशन। क्लियर? यस सर। और कुछ कुछ क्वांटिटीज आपको बहुत तकलीफ देता है, कोई बोल देगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बताओ डायमेंशन क्या है। एक होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक चैप्टर है, वहां पे आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केमिस्ट्री में बहुत बार आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर। ओके, तो एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, देखो 3/2 kT, ये भी वही चैप्टर में है। तो k का वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ml² t-2 टेम्परेचर, ये t मतलब टेम्परेचर, टाइम नहीं है, तो टेम्परेचर की जगह लिखेंगे केल्विन। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ml² t-2 k टू द पावर -1। ये k क्या होता है, आपका होता है केल्विन। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k का वैल्यू। तो k की जगह कई किताब में थीटा भी लिख देते हैं टेम्परेचर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। ओके, और एक तकलीफ देता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लिखते हैं Q/N∆T, Q/N∆T। ओके, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NC∆T होता है। Q आपका हीट होता है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, और ये जो होता है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो, तो C का वैल्यू हो जाएगा Q/N∆T। तो C जो होता है आपका जूल्स होता है, मतलब हीट जैसा होता है। वर्क डन ml² t-2, फोर्स इनटू डिस्टेंस वो होता है वर्क डन के लिए। N मतलब मोल, टेम्परेचर मतलब केल्विन। तो ये जब होता है C का डायमेंशन, तो ml² t-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हो गया उसका डायमेंशन। ओके, क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। और एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी अगर कोई बताएगा, ये एक प्योर नंबर है। ओके, स्पेसिफिक डेंसिटी एक प्योर नंबर, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ds/dw होता है वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है, m0 l0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी में आता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। स्पेसिफिक टर्म्स अगर याद आ गया मतलब इट इज एन रेशियो।
तो वो उसका कुछ नंबर नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी। तो डीएस मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डीएस का मतलब वही होता है, डेरिवेटिव नहीं है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो प्योर रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका तो डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है। तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट आपको दे देगा, देखो ऐसा मैं लिखता हूँ, टू सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज, two supplementary quantities have units but no dimension। देखो क्या बता दिया वो, आपके पास दो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज है, उनके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। कैसे हुआ देखो, प्लेन एंगल का मैंने कहा, जब मैंने आपको प्लेन एंगल पढ़ाया था उसका यूनिट बोला था रेडियन, लेकिन उसका डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं। ओके, फिर सॉलिड एंगल, उसका होता है यूनिट स्टेरेडियन, इसका भी कहीं ना कहीं डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। आप बताओगे सर फॉर्मूला से तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? नो डायमेंशन दोनों का, कैसे देखते हैं? थीटा लिखते हैं एल बाई आर। लेंथ क्या होता है? लेंथ का होता है लेंथ, रेडियस भी तो वही लेंथ हुआ, तो लेंथ लेंथ तो कैंसिल, तो उसका डायमेंशन तो है ही नहीं, यूनिट भी नहीं आ रहा है। तो लेकिन यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल का भी वही कहानी, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया अगर मीटर स्क्वायर लेते हो, रेडियस का स्क्वायर भी वही मीटर स्क्वायर होगा, तो उसका भी डायमेंशन नहीं आएगा। तो ये एक ऐसे क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। तो कौन है वो, कौन से ऐसे क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है? वो होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यहाँ पे एक पावरफुल स्टेटमेंट मैं बोलता हूं आपको, देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी there is no physical quantity which has dimensions but no unit। ये क्या बता दिया ऐसा, which has dimension, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशंस होगा पर यूनिट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया जिसके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, वो हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसका रिवर्स नहीं होता है, मतलब जिसके पास डायमेंशन अगर है तो इसका डेफिनेटली यूनिट होगा। अगर यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, तो वो सिर्फ दो ही है। वो दो कौन है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? यस सर। ओके, Yes, sir. अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह पूछा था। इस जितना टॉपिक मैंने पढ़ा उसी के ऊपर क्वेश्चन क्या आया था नीट में प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है, द डैम्पिंग फोर्स of an oscillator is directly proportional to the velocity the units of the constant of proportionality R dash 2012। ऑप्शंस आपके पास ऐसे था, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2, केजी सेकंड इनवर्स, और एक हो गया केजी सेकंड। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, पहले क्वेश्चन के लाइन से चलो। The damping force of an oscillator is directly proportional to velocity। एक स्टेटमेंट है, तो damping force F it is proportional to velocity। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एक कांस्टेंट लेते हैं kv, let it be kv। तो k का वैल्यू क्या होता है, तो यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो k इज इक्वल टू वो होता है फोर्स बाय वेलोसिटी।
फोर्स अगर याद होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी होता है lt-1, तो एल एल कैंसल, तो m t⁻⁻2 माइनस ऑफ -1, तो वो हो जाएगा m-2 + 1, तो mt-1। तो मास की जगह केजी लिखेंगे और टी की जगह सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, तो के का यूनिट सर होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ permittivity of free space epsilon is dash। 2004 में है, ऑप्शन से आपका कूलम बाय न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक हो गया कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर। सर ऑप्शन सी। तो क्या होता है कि देखो, इसको कैसे करेंगे, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्वांटिटी में मिलता है। आपको पता है कि फोर्स का वैल्यू होता है दो चार्ज के बीच, दो चार्ज अगर ऐसे होते हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स का वैल्यू हम लिखते हैं 1/4πε0। ये मान लो Q1 Q2 बाई r² है। ओके, तो यहाँ से इप्सिलॉन क्या होगा, देखो इप्सिलॉन का वैल्यू कुछ ऐसा होगा, f(r²) into 4π डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ओके, तो ये तो 4π तो कांस्टेंट है, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो ओके, उल्टा किया मैंने, थोड़ा सा गलती कर लिया यहाँ पे, ये उल्टा होगा। ओके, ये हो जाएगा आपका इप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πr² into f। ओके, तो Q1 Q2 का मतलब क्या होता है कि ये हो गया आपका कूलम का स्क्वायर। ओके, 4π तो एक कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको, रेडियस मतलब मीटर स्क्वायर, और न्यूटन की जगह, फोर्स की जगह न्यूटन, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन है ये, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The dimensions of mu naught epsilon to the power -1/2 r dash। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, 2012-2011 में आया था। मीटर पर उसका ऑप्शन कुछ ऐसा था, l⁻1/2, t⁻1 - 1/2, बी का था l⁻1 इंटू टी, ये हो जाएगा lt⁻1, डी था l1/2 t⁻1/2। देखो, तो ये कहां से ये क्वांटिटीज लाया। ओके, आपको थोड़ा सा अगर याद होगा, मॉडर्न फिजिक्स कहीं पढ़े हो, तो सी को हम लिखते हैं, एक सी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है
स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है 1/μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यही तो वही है, μ0 इप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। थोड़ा सा वो ऐसे घुमा के पूछ लिया। तो ये क्या है, ये इस इक्वल टू मतलब इसका ये तो स्पीड दे रहा है, तो स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब L t टू द पावर -1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वांटिटी आपको मिलेगा जब ईएमआई पढ़ोगे, ईएमआई के बाद एसी के बाद चैप्टर्स में। ये जब डुअल नेचर में भी ये फॉर्मूला काम होता है, ये वेव्स में भी ये फॉर्मूला फेमस है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, the dimensions of half epsilon naught e square, where epsilon is permittivity of free space and E is, ये जो E है, and E is electric field. Electric field is dash 2010 का आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन थे ml स्क्वायर t -2, ऑप्शन बी ml-1 t -2, ऑप्शन सी ml स्क्वायर t टू द पावर -1, ऑप्शन डी ml t -1। देखो, ये पहले तो ये फॉर्मूला कहीं पे देखा हुआ पता चल रहा है मुझे। अगर आपका 12th अभी अभी याद है तो एक एनर्जी डेंसिटी में लिखता हूँ। एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इप्सिलॉन इनटू ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम वो होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम अगर कोई करता है तो क्या होगा, वो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन। तो मतलब ml स्क्वायर t -2 डिवाइडेड बाय L क्यूब। तो ये हो जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। क्लियर? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा है, which two of the following five physical parameters have the same dimension? कौन से ऐसे 5 पैरामीटर्स है जिनका डायमेंशन सेम है? ऑप्शन है आपके सामने। एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
यंग्स मॉडुलस मैग्नेटिक फील्ड, ये 5 थे ऑप्शंस। आपको इसके कुछ इस तरह था 1 and 4, 1 and 5, 2 and 4 और डी में था 3 and 5। देखो पहले तो क्या करोगे इसमें, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अभी अभी मैंने कहा एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो वो हो गया ml², एनर्जी तो याद रहना चाहिए, ml² t-2 बाय वॉल्यूम हो गया L3। एनर्जी जो होता है वर्क डन वही होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है mlt-2, डिस्टेंस होता है l, तो ml² t-2 बाय वॉल्यूम होता है L3। तो ये हो जाएगा आपका ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ओके, सेकंड हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कोई याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो। तो अगर आप तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम बोल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुम ऐसे लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, दैट इज नथिंग बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v1 बाय v2, क्योंकि म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ये एक रेशियो हो गया, रेशियो मतलब उनका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यूनिट अगर नहीं होता है तो उसका डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर याद होगा आपको, आपको क्या लिखते हो, कैपेसिटेंस ऐसे याद कर लो, कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू होता है K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो K क्या होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K क्या है, सिंपली इट इज अ रेशियो ऑफ टू कैपेसिटेंस, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये एक रेशियो है, तो m0 l0 t0 वो भी हो गया। फिर होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस अगर कोई याद होगा, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन है, ओके, यंग्स मॉडुलस को हम लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज अ रेशियो। स्ट्रेस का लेकिन यूनिट होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स बाय एरिया, लेकिन स्ट्रेन तो एक चेंज इन क्वांटिटीज बाय कुछ भी, तो इसका तो एक रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो फोर्स बाय एरिया का जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा y का, y मतलब इट इज सेम एज प्रेशर। तो ml-1 t-2 ये प्रेशर का यूनिट होता है यंग्स मॉडुलस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड में जो फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, लेकिन वो होता है B पूछा है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू F बाई IL साइन थीटा। F बाई IL साइन थीटा तो छोड़ लो, थीटा का कुछ क्वांटिटी नहीं होता है, फोर्स का होता है mlt-2, I की जगह एम्पियर, तो L L कैंसल, तो वो हो जाएगा ma⁻⁻1 t⁻⁻, हाँ यहाँ पे करंट की जगह a इंटू टी लिखेंगे, क्योंकि करंट होता है चार्ज इंटू टाइम। तो t एक आ जाएगा, तो t ऊपर जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो b का डायमेंशन आ गया ma⁻1 t⁻3। ओके, तो अब देखो कौन कौन से इक्वल हो रहा है। तो शायद दो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो कैपेसिटेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों इक्वल है। ओके, तो बोल रहा है कि हाफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन किसका सेम है देखते हैं। तो ये दोनों का तो डायमेंशन है ही नहीं, 2 and 3, 2 and 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, देखेंगे और किसका है, इसका है ml-1 t-2, और किसका है, हाँ यार ये 4 का, स्ट्रेस का देखो, स्ट्रेस का देखो और एनर्जी डेंसिटी का देखो, दोनों का सेम है डायमेंशन, तो 1 और 4 इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 and 4 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ। जी सर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप भी ट्राई करते रहो मेरे साथ, तो दोनों तरीके से प्रैक्टिस होगा। आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ
the dimensions of Planck's constant and that of moment of inertia has the dimensions of dash. 2005 में आया था। ऑप्शन ए टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम और एक हो गया आपका वेलोसिटी। ओके, देखो क्या पूछा है पहले क्वेश्चन से देखते हैं। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट तो h होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। वो बोल रहा है h डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कहाँ दिखाई देता है वो याद करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं mr²। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मास इंटू एल का स्क्वायर। तो h क्या होता है, h का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml² t-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होता है t⁻⁻1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml² t⁻⁻2 minus of -1, -2 minus of -1, that will be same as -2 + 1, तो -1 हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा h की जगह में लिखूंगा ml² t-1 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m कैंसिल, l² कैंसिल, तो रहता क्या है t-1। ओके, तो t-1 क्या होता है, इट इज सेम एज 1/t। 1/t किसका होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी इक्वल होता है। तो 1/t मतलब इट इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल, हैज डायमेंशन ऑफ सेम एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर, क्लियर हुआ? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। The dimensions of यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, कोई बताओ कितना है? अभी अभी मैंने सॉल्व किया था, कितना है? ऑप्शन देने से पहले बता दो मुझे। जल्दी। m-1 l3 t-2। m कितना 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 बोलो, फिर से बोलो। m -1 t3 t-2। l कितना होगा, l l3 t-2। ओके, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है ये। m-2 l3 t-2 m-2 l2 t⁻⁻1। तो कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए में है। तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ये 2004 1992 में आया था। ओके, आपको पता है जी का यूनिट से आप पता कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। तो न्यूटन होता है mlt-2 इंटू l² डिवाइडेड बाई m²। तो ये हो जाएगा m-1 l3 t⁻⁻2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, the dimensions of Planck constant equals to that of dash। उसी टाइप का क्वेश्चन हम किए थे
थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। देखो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्वल है। आपको तो पता है ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो एच क्या हो गया ई बाई न्यू। एनर्जी होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, मतलब टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस थ्री हो गया। टी माइनस थ्री नहीं होगा, माइनस टू प्लस वन होगा तो माइनस वन। तो ये क्या होता है कि ये जनरली आपको बोल सकते हो कि ये जो यूनिट होता है वो जूल इंटू सेकेंड होता है। ओके, तो अब ये किसके साथ इक्वल होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस देता है, पहले ऑप्शंस को देखिए। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये तो एम एल टी माइनस वन, इसके साथ भी इक्वल नहीं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस वन, ये शायद एम एल टी माइनस वन। हाँ कौन सा ऑप्शन, सी होगा शायद, करेक्ट होगा, चेक कर लेते हैं। मोमेंटम का होता है एम एल टी माइनस टू, ई इज इक्वल टू एम भी होता है। ओके, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम एल स्क्वायर होता है ना एनर्जी का, हाँ ये एल स्क्वायर है, तो मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है एम एल टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका एल, एल होता है एम वी आर साइन थीटा। साइन थीटा तो लेना नहीं है, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, एल के लिए फिर से एल लिखोगे तो वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो ये हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पावर को हम लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन, तो ये भी नहीं हो रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम के साथ इक्वल हो रहा है। क्लियर, क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Okay, then the next question is which pair do not have equal dimensions? टू 2000 में आया था ये, क्या है ऑप्शन, एनर्जी एंड टॉर्क, ये फोर्स एंड इम्पल्स, या एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। एक हो गया आपका इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। क्या होता है कि देखो which pair do not have equal dimension, देखो पहले चेक करो एनर्जी एंड टॉर्क। पहले जो होता है एनर्जी का तो वही होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो मतलब आर की जगह एल, एम एल टी माइनस टू, तो वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये दोनों इक्वल है, पूछा है डू नॉट हैव इक्वल, कोई दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों इक्वल है। फोर्स एंड इम्पल्स देखते हैं, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, इम्पल्स क्या होता है कि इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इंटू टाइम। Into time. ओके, फोर्स इंटू टाइम, तो एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम, तो वो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये टी माइनस टू आ रहा है, ये
ml t -1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये होगा आंसर। तो पहले एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है। ये तो वही है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ टाइम t टू द पावर -1। प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल इनटू सेकंड। जूल क्या होता है, अब वर्क डन के साथ जूल मतलब वर्क डन, ओके। ml ऐसा करोगे तुम, ये होता है ml² t-1 इंटू सेकेंड। सेकेंड की जगह t लिखोगे तो ये होता है, ओके। ये एंगुलर मोमेंटम मतलब ओमेगा नहीं, एल होगा ये, ओके। एंगुलर मोमेंटम एल होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो ये होता है एम भी की जगह एल टी -1 इंटू एल, तो ये हो जाएगा ml² t माइनस टी, हाँ t-1, ये हो जाएगा आपका जूल इंटू, ये होता है t-2 इंटू टी, तो वो होता है ml² t-1। तो ये दोनों भी सेम आ रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम। इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर सेम होता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर भी होता है बाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का तो कोई यूनिट नहीं होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, वो भी दोनों का सेम ही है। तो आंसर हो जाएगा फोर्स एंड इम्पल्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then the next question is, the dimensional formula of magnetic flux is तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या है? ml² t-1 a⁻3। देखो पहले पूछा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट बी ए कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से ये बी का हमने कहीं ना कहीं निकाला था, वो होता है न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, ओके। और एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है कि न्यूटन की जगह क्या लिखोगे, ml t-2 डिवाइडेड बाय एम्पियर की जगह ए लिखो या फिर आई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटर की जगह एल लिखो और यहाँ पे एल² हो जाएगा, एल एल कैंसल, तो ये हो जाएगा ml² t-2 a⁻⁻1। ये होता है तुम्हारा फ्लक्स का डायमेंशन। तो कौन सा ऑप्शन में है ये, ml² t-2 a⁻⁻1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. Then next question is, the dimensions of impulse are equal to that of dash 1996 pressure linear momentum force
एंगुलर मोमेंटम करके बताओ ये कौन सा है। लीनियर यस, लीनियर मोमेंटम। देखो इम्पल्स क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला भी अगर याद होगा, इम्पल्स जो होता है इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अगर आपको एक थोड़ा सा याद होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो डायमेंशन तो वो सेम हो रहा है इसके साथ। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हम डिराइव करते थे 11th क्लास में। तो इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, आप डिराइव भी कर सकते हो, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो वो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम भी, वो होता है एम इंटू एल टी माइनस वन, तो दोनों सेम हो गया। तो लीनियर मोमेंटम विल बी द आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो कि सर फिर से बताइए, मैं बता दूंगा। ऐसा कोई नहीं कि आप बताओगे तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। ओपन अप होना पड़ेगा, साय में बिल्कुल भी मत होना। जहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे भी कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, खुल के बताइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस will be the same as that of time, same as that of time। कौन सा टाइम के साथ इक्वल होगा। 1996 बहुत पुराने साल का क्वेश्चन है। L बाई आर, C बाई एल, एल सी, डी हो गया आपका R बाई एल। देखो किस तरह करोगे, थोड़ा सा आपको ये पूरा आपको थोड़ा सा 12th को रिवाइज करना पड़ेगा। एक इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा था। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एक होता है, जब ये चैप्टर सब पढ़ रहे थे, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, ये मिला के जब आ रहा था एसी चैप्टर के पास, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को हम बोल रहे थे एलआर सर्किट में। ओके, टाउ को हम लिखते हैं एल बाई आर। ओके, और एल बाई आर ये जो टाइम क्या होता है, एक टाइम ही तो है, तो इसका डायमेंशन किसके साथ बराबर हुआ, टाइम के साथ। और एक होता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, वो होता है टाउ, वो का किसके साथ होता है, आरसी के बराबर होता है, वो भी टाइम के बराबर है। तो आर इंटू सी वो भी टाइम के, तो कहीं पे ऑप्शन में देखो एल बाई आर या फिर आरसी कौन सा है क्या, तो यहाँ पे एल बाई आर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा एल बाई आर इज द आंसर। क्लियर। जी सर। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following is a dimensional constant। कौन एक डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कौन डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब जिसके पास डायमेंशन है और वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वेशन में कांस्टेंट की तरह होता है लेकिन उसका खुद का डायमेंशन होता है। देखो ऑप्शन है आपके पास, पॉइजन रेशियो। क्या है कि देखो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन है। रिलेटिव डेंसिटी वो तो सिर्फ नंबर में आएगा, तो ये नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले से बता चुका हूँ, वो एक सिर्फ नंबर है, उसका कुछ यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। पॉइजन रेशियो वो भी एक नंबर है, तो सिर्फ रह जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका यूनिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखो ये एक ऐसा डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन है, वो एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसके पास डायमेंशन है। क्लियर।
Clear? Yes. Okay, Yes. next question is, the dimensions of RC is dash. अब तो अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या होगा बताओ? R इंटू सी डायमेंशन क्या होगा? T1. हाँ, T1 होगा। ओके, T टू द पावर 1। यहाँ पे ऑप्शन ऐसा था, स्क्वायर ऑफ टाइम। ऑप्शन बी होता है स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम। एक है टाइम, एक है इनवर्स टाइम। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, आरसी जो होता है, आर इंटू सी वो टाउ होता है। ये क्या होता है? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम मतलब उसका डायमेंशन टी टू द पावर 1 होगा। तो स्क्वायर ऑफ टाइम मतलब टी स्क्वायर। इनवर्स ऑफ टाइम स्क्वायर का इनवर्स मतलब टी टू द पावर -2, और टाइम मतलब टी सिर्फ, और इनवर्स टाइम मतलब टी टू द पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर? Yes, sir. और एक क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? एक परमिएबिलिटी है। ओके, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों अलग चीज होता है। एक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है। इस डैश, ओके, ये बहुत बार पूछ चुका है। 1991 में आया था। ऐसा था कि ml t-2 a टू द पावर -2, b हो जाएगा m0 l1 t टू द पावर 1, सी हो जाएगा m0 l स्क्वायर t-1 a2, और डी होता है नन। कैसा होगा देखो यहाँ पे, ये म्यू नॉट क्या होता है कि देखो म्यू नॉट कहाँ पे आता है पहले देखेंगे। एक फोर्स का फॉर्मूला दो स्क्वायर के बीच आपने जब निकाला था, I1 और I2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, आप लिखते थे द फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर फोर्स जो भी लिखते हो तुम, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू I1 I2 बाई डी इंटू एल होता है। क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकालते तो मैंने एल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो म्यू नॉट का वैल्यू कुछ ऐसा होगा, म्यू नॉट हो जाएगा एम एल, यहाँ से मैं लिखूंगा एम एल t-2 फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके लिए एल लिखूंगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब करंट का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर। तो ये कुछ हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर t-2 a टू द पावर -2। तो ऑप्शन, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। एम एल स्क्वायर चाहिए मुझे, एल यहाँ पे L1 है तो ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M0, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आंसर होगा नॉन। ओके, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dimensional formula of self inductance is this. That's 1989. Self inductance mlt-2 a to the power -2 ml square t-1 a to the power -2, t is ml square t square
a टू द पावर -2 और एक हो गया आपका ml² t - 2 a टू द पावर -1। तो क्या होता है कि इसमें देखो सेल्फ इंडक्टेंस पहले कहाँ से आता है वो देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर में आता है जो वैल्यू होता है L। तो ये कहाँ आता है कि एक EMF हमने पढ़ा था, EMF इज इक्वल टू EMF E इज इक्वल टू -L di/dt। फैराडेज लॉस को हम यहाँ से पढ़ रहे थे। तो यहाँ से EMF मतलब क्या होता है, इट इज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो L/T। तो यहाँ पे L क्या क्या होगा, W इंटू T/Q/I। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं वर्क डन ml² t - 2 इंटू T डिवाइडेड बाई चार्ज को क्या लिखेंगे, चार्ज होता है I इंटू टी, तो एम्पियर इंटू टाइम, और करंट के लिए फिर से एम्पियर। तो T यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा ml² t - 2 a टू द पावर -2। तो ऑप्शन बी होगा मेरा, ऑप्शन सी होगा ml² t - 2। यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे एक माइनस होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, और एक क्वेश्चन देखेंगे। According to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient del V by del Z is given by F is equal to minus eta A dV by dz, where eta is equal to constant called coefficient of viscosity. The dimensional formula of eta is dash. Okay, 1990 में आया था ये। मैं क्वेश्चंस आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताइए क्या होगा उसका आंसर। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ml-1 t-1। यस, m l-1 t-1। ओके, कैसे हुआ ये आपको पता है। ईटा को हम f इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv बाई dz लिखते हैं, तो ईटा हो जाएगा f बाई a dv बाई dz, उसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ, न्यूटन में न्यूटन जो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है, और ये मीटर पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वही m इंटू सेकेंड। तो एरिया इंटू dv बाई dz वो m इंटू, तो फाइनली रहता है kg बाई मीटर पर सेकेंड, तो m बाई lt, तो उसको लिख सकते हैं m l-1 t-1। तो ऑप्शन डी होगा मेरा आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से एक पहला पार्ट खत्म होता है। शायद आपका टाइम भी हो गया होगा। टाइम कितने बजे तक था? कुछ क्लास है इसके बाद? हेलो, 2 जी। बजे है सर। 2 ओके, तो फिर अब इतना ही करेंगे यहाँ से।
कल के क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताऊंगा, फिर एरर एनालिसिस में करेंगे क्वेश्चन। ओके, आज तो इतने में स्टार्टिंग में जो था फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के करवा लिए आपको। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करिए कॉपी में अच्छे से। ओके, फिर अगर आगे पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको मैं जब पढ़ाऊंगा इजी हो जाएगा कल के क्लास में। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।